हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने वो कंप्लीट कर लिया था। हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट कंप्लीट हो गया था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें थ्योरी वो भी है चैप्टर नंबर 2। उसमें हम जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे, बट इन दिस वीडियो हम यहाँ पे फुल डिस्कशन करेंगे। हर एक अकाउंटिंग टर्म्स को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल के ज़रिए हम अच्छे से समझेंगे कि ये सारे टर्म्स बनते कैसे हैं, ये सारे टर्म्स होते क्या हैं, इनके क्या मायने हैं। तो यहाँ पे हम फुल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए आज के हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जब आप वो एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल को समझेंगे। तो चलिए हम पहले एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे मैं हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन मैं ही हूँ। यहाँ पे मुझे करना है बिजनेस। मैंने सोचा कि मुझे करना है बिजनेस, बट अब मार्केट में इतना कंपटीशन है हर एक प्रोडक्ट को लेकर के। तो हम सोचे कि किस चीज़ का बिज़नेस करें जो कि हमारा बिज़नेस अच्छे से रन कर सके। तो हमने बहुत सारे मार्केट रिसर्चर्स को बैठाएं, हम बहुत सारे मार्केट रिसर्च करें, मार्केट स्टडी करें। तो हमको पता लगा कि जो ज़्यादा डिमांड है, ऑन डिमांड जो है वो है पेन की। तो हम सोचें कि पेन हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें बहुत सारे हमारे पैसे लग जाएंगे। उसे मैन्युफैक्चर करने के कॉस्ट अलग आएंगे, लेबर, कैरेज और बहुत सारे खर्चे वहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ क्यों ना हम ट्रेडिंग करते हैं, पेन का हम करेंगे ट्रेडिंग। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अपने बिजनेस में पेन लगाएंगे, पेन का हम ट्रेडिंग करेंगे पेन का। तो अब वहाँ पे पेन में अब हम ऐसा क्या बेचें जो कि लोगों को पसंद आए। पेन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि बॉल पेन अलग, जेल पेन अलग, कलरफुल पेन अलग, पेंसिल अलग, बहुत सारे वैरायटीज़ पेन में भी आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा कि अब जो डिमांड है, हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्यों ना अलग अलग टाइप के पेन बेचें। सिर्फ बॉल पेन बेचेंगे तो बॉल पेन वाले कस्टमर आएंगे, सिर्फ जेल पेन बेचेंगे तो जेल पेन वाले कस्टमर आएंगे, सिर्फ कलरफुल पेन बेचेंगे तो कलरफुल पेन वाले कस्टमर आएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना सारे ही पेन बेचें। तो हमने यहाँ पे एक डिस्कशन लिया। हमने जो भी मार्केट में अच्छे जो थे प्रोड्यूसर बॉल पेन के, ब्लू पेन के और कलरफुल पेन के, तो हमने उनके पास गए। जैसे कि हम यहाँ पे गए मिस्टर ए के पास। ये बनाते थे बॉल पेन, ये बॉल पेन बनाते थे। ये मार्केट में बहुत ही अच्छा बॉल पेन अपना बना के प्रोड्यूस करते थे और सेल करते थे। इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस होता था। तो हमने इनसे जाके कहा कि आप हमारे बिज़नेस में अपना प्रोडक्ट रखिए, हम आपके बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, अच्छे से सेल करेंगे। तो ये तैयार हो गए। तो वैसे ही हम गए अब यहाँ पे मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी बनाते थे जेल पेन, मिस्टर बी बनाते थे जेल पेन। ये भी राज़ी हो गए हमारी बात से कि हाँ, हम अपना पेन आपको देंगे, आप हमारा प्रोडक्ट को सेल करिए और हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करिए। और ऐसे ही हम गए मिस्टर सी के पास। मिस्टर सी बनाते थे कलरफुल पेन, कलरफुल पेन, मिस्टर सी बनाते थे कलरफुल पेन। तो ये भी हमारे बात से सहमत हो गए कि हाँ, हम आपको अपना पेन देंगे, आप जाके मार्केट में उसे सेल करिए। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा। एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कैश की, जो कि हमारे पास था 50,000 रुपीज़, 50,000 हमारे पास कैश था। अब हमने ये बिज़नेस में लगाया अपने 50,000 कैश में, और फिर इसके अलावा हमने और कुछ लगाया। जैसे कि अब इन तीनों से हमने माल परचेज़ किया, मतलब इन तीनों से हमने गुड्स परचेज़ किए, मतलब पेन परचेज़ किए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, जो कि हम ट्रेडिंग करेंगे।
तो परचेस मान लीजिए हम करें 35,000 की। ये हमारे बिजनेस का क्या हो गया, ये हमारे बिजनेस का हो गया गुड्स। अब इससे हम क्या जनरेट करेंगे, इससे हम जनरेट करेंगे रेवेन्यू। ये टोटल हमारा जो हो गया ये 85,000, ये हमारा कहलाएगा कैपिटल। अब आप यहाँ पे 3 टर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, 3 अकाउंटिंग टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल अब आप यहाँ पे जान लीजिए कि कहते किसे हैं। कैपिटल होता है जो हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो काइंड में हो। जैसे कि हम यहाँ पे 50,000 कैश लगा रहे हैं, तो हमारा जो कैश इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में वो 50,000 है। बट जो हम गुड्स लगा रहे हैं, मनी इन काइंड हम इसे बोलते हैं, मनी के जैसा, तो मनी के जगह पर जो हम गुड्स लगा रहे हैं 35,000 का, ये भी हमारा कैपिटल होगा। तो कैपिटल हम यहाँ पे 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो कैश या तो मनी इन काइंड। जैसे कि हम कोई भी गुड्स अपने बिजनेस में लगा दें तो वो भी हमारा कैपिटल कहलाएगा। अब आपने यहाँ पे जो टर्म देखा वो है कैपिटल। कैपिटल को हम बेसिकली हिंदी में बोलते हैं लागत। कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं लागत। जितना हमारा पैसा लगा या जितना हमारा गुड्स लगा वो सब हम लागत कहते हैं। हमारे बिजनेस में क्या ही लगा उसे हम लागत कहते हैं। तो कैपिटल आप जान लिए कि यहाँ पे कैश में भी हो सकता है और ये गुड्स में भी हो सकता है, मनी इन काइंड में भी हो सकता है। अब रेवेन्यू क्या है, जो भी ये गुड्स हैं इनको जब हम बेचेंगे, हम सेल करेंगे, इनसे जो प्रॉफिट होगा डेली बेसिस पे वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। रेवेन्यू अभी हम आगे देखेंगे कि रेवेन्यू कहते किसे हैं। बस आप इतना जान लीजिए अभी के लिए कि हम जब गुड्स बेचेंगे उससे जो हमारी इनकम होगी उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। अब गुड्स यहाँ पे हम बोलते हैं उससे जो हमारे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं पेन, हम बेचेंगे पेन, तो हमारे बिजनेस में जो पेन से पैसे आएंगे उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। पेन हमारे बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करेगा तो उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, जैसे कि मैं अपने आप को लिया था तो ये पर्सन मैं हूँ, तो यहाँ पे इस पर्सन को जो अकेला बंदा बिजनेस रन कर रहा है इसे कहते हैं ओनर। इसे कहते हैं ओनर, इसे ओनर कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में इसे ओनर कहते हैं, बट इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इस पर्सन को बोलेंगे प्रोप्राइटर। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इस पर्सन को बोलेंगे प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर हम उसे कहते हैं जो अकेला बंदा बिजनेस रन करता है, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब इस एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलेंगे और सारी बेसिक टर्म्स हम इसी एग्जाम्पल पे क्लियर करेंगे आपको कि क्या कैसे यहाँ इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है, क्या आता है बिजनेस में क्या नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हम यहाँ पे अपना जो टर्म देखेंगे वो है कैपिटल। कैपिटल अब हम कहते किसे हैं, असेट्स, असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट माइनस लायबिलिटीज को हम कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि जितना हमारे बिजनेस में असेट लगा है, पैसा लगा है या फर्नीचर लगा है, मशीनरी लगा है, इक्विपमेंट्स लगा है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन सारे चीज़ों को हम बोलते हैं असेट। और जो भी लायबिलिटीज़ हैं जैसे शेयर होल्डर फंड हो गया, शेयर को हमें पैसा देना है, या लॉन्ग टर्म लोन हो गया, हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो वो सारे होंगे हमारे लायबिलिटीज़। जब इसमें से असेट में से हम लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। और कैपिटल आप जानते हैं जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो मनी इन काइंड हो, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टर्म आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर तो आप जाने गए, इसे या तो ओनर, प्रोप्राइटर हम कहते हैं ओनर को। जो बंदा बिजनेस अकेला रन करता है
मार्केट में अकेला बंदा बिजनेस रन करे उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। और थर्ड हमारा आता है यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप जैसे कि आप पेन बेच रहे हैं, जैसे कि हम अपने बिजनेस में पेन बेच रहे थे, तो पेन हमारा अच्छा खासा बिक रहा था, मार्केट में अच्छी पोजीशन हमने बना ली थी, उसमें हमारा काफ़ी सारा रेवेन्यू हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था और बहुत सारी इनकम जनरेट हो रही थी। तो यहाँ पे एक दिन जो प्रोप्राइटर है, मतलब कि ओनर, जो ओनर है उसे पैसे की नीड हो गई, उसके पास से जो पैसा है वो ख़त्म हो गया और उसे कुछ गुड्स भी चाहिए, उसे कुछ पेन भी चाहिए बांटने के लिए या कुछ भी वगैरह वगैरह, उसको जो काम होगा वो करने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। तो यहाँ पे ओनर ने अपने बिजनेस में से कैश निकाला 30,000, ओनर ने अपने बिजनेस में से कैश निकाला 30,000 और जो गुड्स निकाला वो निकाला 10,000 का। तो यहाँ पे इसने टोटल कितना निकाला, इसने टोटल निकाला 40,000 का। अब ये जो 40,000 है ये कहलाएगा ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग हम उस चीज़ को बोलते हैं जो एक बंदा ओनर अपने बिजनेस में जो ओनर अपने बिजनेस में से चाहे वो कैश निकाले, चाहे वो गुड्स निकाले, चाहे वो पैसा निकाले, चाहे वो सामान निकाले अपने बिजनेस का, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी वो कैश निकालेगा या कोई भी सामान निकालेगा तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है लायबिलिटीज़। अब कैपिटल हमारा निकलता कैसे था, असेट माइनस लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे जो हमारा टर्म आया है लायबिलिटीज़। अब जान लीजिए कि लायबिलिटीज़ कहते किसे हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ। जनरली ये हमारे ऊपर बोझ ही तो है। अब जैसे हमने आपसे उधार लिया 50,000 रुपये, अब आपने हमको टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर आप हमारा 50,000 रुपये दे दीजिएगा, तो अब ये हमारे ऊपर बोझ ही तो है कि आपको 50,000 रुपये देना है 3 महीने बाद, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। तो अकाउंट की लैंग्वेज में इसी बोझ को हम लायबिलिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अब लायबिलिटीज़ 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़, और एक होता है करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ हम कहते किसे हैं, जनरल लैंग्वेज में नॉन करंट लायबिलिटीज़ हम उसे कहते हैं जो कि हमारा 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया गया हो। जैसे कि हमने आपसे 50,000 रुपये लिए, अब आपने कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, आप 2 साल या 3 साल में हमारा लायबिलिटीज़ चुका दीजिएगा, हमारा लोन पे कर दीजिएगा। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होते हैं जो मैक्सिमम 1 ईयर को पार कर जाएं, जो 1 ईयर को पार कर जाए वो होते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़। मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ तब बनता है जब 1 साल को एक्सीड कर जाए तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होता है, वो हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है। अब यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज़ वैसे ही है, जैसे जब 1 साल को पार कर जा रहा है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है। जब विद इन द ईयर मतलब 1 साल के अंदर जब वो पे हो जा रहा है तो उसे हम करेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। करंट लायबिलिटीज़ विद इन द ईयर पे होता है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो 1 साल के बाद पे होता है। तो करंट लायबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे विद इन द ईयर, विद इन द ईयर जो पे हो जाए उसे हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा असेट, 5वां टर्म आता है असेट। असेट, अब हम असेट जो हमारे पास होते हैं एक बिजनेस में, वो 3 टाइप के असेट होते हैं एक बिजनेस में। पहला जो असेट होता है वो होता है नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट। दूसरा जो होता है वो होता है
करंट असेट, करंट असेट। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है फिक्टिशियस असेट। अब यहाँ पे जो नॉन करंट असेट है वो हमारा लॉन्ग टर्म असेट होता है, जैसे कि हमारे पास मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बिल्डिंग्स हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो हमारा नॉन करंट असेट होता है, जो हम अपने यूज़ के लिए रखते हैं 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा जो हम अपने यूज़ के लिए, हमने अपने बिजनेस की यूज़ के लिए रखते हैं वो हमारा नॉन करंट असेट होता है। अब करंट असेट हमारा क्या होता है, जो ईजिली कन्वर्टेबल हो जाए कैश में, ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो हमारा कैश में ईजिली कन्वर्ट हो जाए। करंट असेट हमारा ईजिली कन्वर्ट कैसे होगा, अब जैसे कि ये पेन हम बनाते हैं अपने बिजनेस में या कहीं से ख़रीद के लाते हैं अपने बिजनेस में, अब हम इसे बेचेंगे तो ये हमारा ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कैश में ये हम जब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो हम इस असेट को बोलेंगे, इस असेट को बोलेंगे करंट असेट, कि ये हमारा 1 साल के अंदर पे हो जा रहा है, कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिक्टिशियस असेट अभी आप ऐसे ही छोड़ लीजिए, बस ये जान लीजिए कि असेट आर ऑफ 3 टाइप्स, नॉन करंट असेट, करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर होता क्या है, ध्यान से सुनिए। क्रेडिटर हम उस बंदे को बोलते हैं जो हमसे माल परचेस करता है, जैसे कि हमने अपने बिजनेस में हमको चाहिए था पेन, हमने ए से ख़रीदा, बी से ख़रीदा, सी से ख़रीदा, हमने तीनों से पेन ख़रीदा अलग अलग वैरायटीज़ के। अब इन तीनों ने हमें पेन दिया तो अब हमें कुछ पैसा पे करना होगा, तभी ये हमारे पास पेन देंगे। अब मान लीजिए हमने इनसे कैश ना दे करके हमने कहा कि हम कुछ महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो ये जो बंदे हैं, ये जो उधारी माल हमको दिए हैं, हमने क्या किया है, हमने इनसे पेन परचेस किया है, हमने इनसे माल परचेस किया, हमने इनसे पेन परचेस किया है, तो ये हमारे बन जाएंगे क्रेडिटर। अब जनरल लैंग्वेज में आप जान लीजिए, जैसे कि हमने आपको गुड्स बेचा, आपने गुड्स खरीदा, तो जो आपने गुड्स खरीदा तो आप हमारे बन जाएंगे क्रेडिटर, कि आपको पैसा देना है। क्रेडिटर जनरली लायबिलिटी होती है, जो कि पैसा एक बोझ होता है कि हाँ उनको पैसा देना है। तो क्रेडिटर वो है जो, जैसे कि परचेज जो बंदा परचेज करता है वो पे करने के लिए लायबल होता है, तो उसे हम क्रेडिटर करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है डेटर। अब क्रेडिटर जो परचेज करता है वो बनता है, अब डेटर जो सेल करता है, जिसको सेल करता है वो बनता है। अब जनरल लैंग्वेज में जान लीजिए, जैसे कि हमारे पास पेन था, आप हमारे पास आए, हम पेन बेचते हैं तो आप हमारे पास आए कि हमको पेन चाहिए, 4-5 पेन चाहिए, तो हमने आपको पेन बेच दिए, वो भी कैश में नहीं। कैश में बेचते तो वही मामला रफा दफा हो जाता, बट हमने उधारी में आपको माल बेचा, तो आप हमारे बनेंगे डेटर, क्योंकि आपसे लेना है पैसा, तो आप हमारे हो जाएंगे असेट। और जब आप हमारे डेटर बनेंगे तो आपके ऊपर बनेगी लायबिलिटी, क्योंकि आपको पैसा हमको देना है। तो हम आपके बनेंगे क्रेडिटर, आप हमारे बनेंगे डेटर। हम आपके असेट हैं और आप हमारे लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे असेट और लायबिलिटीज़ का क्रिएशन हो जाता है। जब माल कोई बंदा, फिर से एक बार सुन लीजिए, आप हमसे पेन खरीदें, तो हम आपके बन जाएंगे क्रेडिटर। हमने आपको पेन बेचा तो आप हमारे बन जाएंगे डेटर, क्योंकि
आपसे हमको पैसा लेना है इसलिए आप हमारे डेटर हैं, और आपको हमको पैसा देना है इसलिए हम आपके क्रेडिटर हुए। तो ये होता है जनरल क्रेडिटर एंड डेटर। तो जनरल लैंग्वेज में हम इसे क्रेडिटर और डेटर बोलते हैं, और ये बनता है असेट। डेटर हमारा होता है हमारे लिए असेट है, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। आप पैसा देंगे, हमको पैसा देना रहेगा, लायबिलिटीज़ होगा हमारे लिए। हमको पैसा लेना रहेगा तो वो हमारे लिए डेटर होगा, वो असेट होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है रिसिप्ट। नेक्स्ट टर्म हमारा है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट दो टाइप से हो सकता है। रिसिप्ट जनरली हो सकता है या तो कैपिटल रिसिप्ट, या हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट। या तो कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है या तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है। अब जनरल लैंग्वेज में हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते किसे हैं? कैपिटल रिसिप्ट उसे बोलते हैं जो कि हम बेचते हैं कुछ भी लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट आप जानते हैं नॉन करेंट असेट, जो कि हमारा हो गया मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट्स बहुत सारे जो हो गए, जो हमने हमारे बिजनेस में था और वो ख़राब हो गया रखे रखे, तो वो बार बार नहीं बिकेगा। हम डेली बेसिस पे फर्नीचर और ये मशीनरी डेली बेसिस पे नहीं बेचेंगे। जो इन सब से पैसा जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट हम किसे कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट उसे कहते हैं जैसे कि हम पेन के ट्रेडिंग करते हैं, हम पेन का ट्रेडिंग करते हैं, तो इससे जो पैसा जनरेट होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये हमारा डेली टू डेली बेसिस पे है। डेली टू डेली हम पेन बेचेंगे, डेली टू डेली हमारे पास पैसा आएगा, तो ये होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होगा जो हम एक बार बेचेंगे, वो भी फिक्स्ड असेट को, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जनरली तीन टाइप के एक्सपेंडिचर भी होते हैं। पहला जो टाइप होता है एक्सपेंडिचर का वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जनरली बोलते किसे हैं? जैसे कि हमने खर्चा किया अपने बिजनेस का पैसा, जो हमने खर्चा किया वो कोई भी फर्नीचर, जैसे कि हमारा फर्नीचर ख़राब हो गया था, सोफ़ा जो हमारे पास था वो ख़राब हो गया था, प्योरीफाइड ऑरो जो था वो ख़राब हो गया था, तो जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर वो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर और बहुत सारी इक्विपमेंट्स, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम खर्चा करेंगे एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल से ज़्यादा के लिए, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जनरली अपना एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि डेली बेसिस पे, जैसे हो गया डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जैसे कि हो गया सैलरी, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी,
ये सब जो हमारे खर्चे हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये हमेशा होने हैं, या तो वीकली बेसिस पे होने हैं, या तो मंथली बेसिस पे होने हैं, या तो ईयरली बेसिस पे होने हैं। एक साल के अंदर ये हमेशा होने हैं, तो इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस आप अभी जान लीजिए कि एक्सपेंडिचर आर ऑफ 3 टाइप्स: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म हमारा जो है एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं एक्सपेंडिचर को लेकर के और एक्सपेंसेस को लेकर के। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक्सपेंडिचर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं, और कई सारे ऐसे जगह भी करते हैं जिसका ज़रूरत नहीं होता। तो एक्सपेंडिचर कई तरह के होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये एक्सपेंसेस हम उस चीज़ पे करते हैं, जनरली जान लीजिए, एक्सपेंसेस हम उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेंसेस हम उसे कहते हैं जो हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और दूसरा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आप तो जानते होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम उसे कहते हैं जो हम अभी पे कर देंगे आने वाले समय के लिए। अभी हम पे करेंगे आने वाले समय के लिए, जो भी हम यूज़ करेंगे उसकी फैसिलिटीज़, सर्विसेज, उसको यूज़ करने के लिए। जैसे कि आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वो प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है, एक प्रीपेड होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीपेड की। आप अभी पे करते हैं आगे 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने के लिए, जो भी आप पे करते हैं वो आपका एक्सपेंसेस होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जो आप अभी करंट समय में यूज़ कर लिए हैं, वो फैसिलिटीज़, वो सर्विसेज, और उसका जो पेमेंट है वो आप आगे आने वाले समय में देंगे विद इन द ईयर, तो वो होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। विद इन द ईयर या और 1 साल के बाद आप जो पे करेंगे वो हमारा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आते हैं इनकम और प्रॉफिट के ऊपर। इनकम या प्रॉफिट। अब इनकम और प्रॉफिट हमारा कैसे होगा? हम जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा इनकम कहलाएगा। हमने जितने भी पेन बेचे हैं अपने बिजनेस में, हमने जितने भी पेन बेचे हैं, वो सारे पेन के कॉस्ट को, उस सारे पेन के पैसे को हम एक जगह रख के इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसके बाद उसमें से जो पेन बनाने में या उसे लाने में या उसे बेचने में जो भी खर्चे हुए रहेंगे, उसको हटा के जो हमारा नेट इनकम बचेगा उसे हम इनकम बोलेंगे या प्रॉफिट बोलेंगे, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लॉस एक्सपेंसेस क्या होता है? अब जब इनकम हो रहा है, जब हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है, तो जैसे कि जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। जब रेवेन्यू हमारा ज़्यादा होगा, नहीं, जब रेवेन्यू हमारा कम होगा और एक्सपेंस हमारा ज़्यादा होगा, जब हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे, हमारे इनकम कम होंगी, तो जब उन दोनों में से माइनस होगा तो हमारा एक्सपेंस ही आएगा, उन दोनों का डिफरेंस, तो वो जनरली होगा लॉस। तो यहाँ पे एक टर्म आता है लॉस, जो कि जब रेवेन्यू बढ़ेगा और एक्सपेंस कम होगा तो वो इनकम होगा। जब रेवेन्यू डिक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो वो हमारा होगा लॉस। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है डिस्काउंट।
डिस्काउंट और ऑफ टू टाइप्स ऑल्सो। डिस्काउंट पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब जनरली आप यहाँ पे जान लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाए। जैसे कि आप कहीं पे गए एक शोरूम में या एक शॉप पे, आप वहाँ पे कुछ भी सामान खरीदें या शर्ट खरीदें, आप वहाँ पे उस बंदे से कहें कि हमें इतना डिस्काउंट दे दीजिए, वो बोला 1500 का, आप बोले 1200 तक हम आपको दे पाएंगे, तो वो जो डिस्काउंट होगा वो 30% या 20% जो अपने बिजनेस की तरफ से जो आपको डिस्काउंट देगा वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। जो आप इमीडिएटली नेगोशिएट करके उस डिस्काउंट को ले लेते हैं वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जनरली हम बोलते हैं उसे, उस पैसे को जो कि हमने आपको पैसा दिया था 1 लाख रुपए, आपको देना था 3 महीने बाद, और हमने आपको कहा कि अगर आप 3 महीने से पहले 2 महीने या 1 महीने में अगर आप हमारा पैसा दे देंगे तो 1 लाख की जगह आपको 96,000 देने होंगे। अब ये जो 4,000 लेस हुआ है इसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। मतलब कि पेमेंट लेने के लिए जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं कैश को लाने के लिए वो हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। जो हम आगे आने वाले जो पेमेंट हम होना था वो हम पहले ही कर दे रहे हैं, वो हम पहले ही चुका दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा, नेक्स्ट टर्म जो है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन राइटिंग कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, आप हम बोल दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप वहाँ से हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि सारे ट्रांजैक्शंस होती क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें है। आप इसमें थ्योरी तो अपने से बना सकते हैं जब आपको हिंदी इसकी पता रहेगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन पे हम आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उसे बोलते हैं जो हमारे बिजनेस में, चाहे वो परचेस से लेकर के हो, चाहे सेल को लेकर के हो, चाहे अदर चीज़ें हों, जैसे कि डेटर से हमें पैसा लेना है या क्रेडिटर को हमें पैसा देना है, तो वो सब जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसे रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमारी डेली टू डेली ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस में, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है अकाउंट। अकाउंट हम किसे बोलते हैं? अकाउंट हम बोलते हैं रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर हेड, रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट हम जनरली बोलते हैं उसे जो कि एक पर्टिकुलर हेड में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि हमारे बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, बहुत सारे ट्रेडिंग है उसमें हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, बहुत सारे जो कैरेज इनवर्ड हैं, कैरेज आउटवर्ड हैं। कैरेज जनरली हम किराया भाड़ा को बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। तो जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में बहुत ही ज़्यादा है हमारे बिज़नेस में। तो अब हम जब बिज़नेस ट्रांजैक्शन एक पेज पे करेंगे कि हमने सैलरी इसको पे किया, कैरेज इसको पे किया, उसी के नीचे हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर दिए, उसी के नीचे हम माल को बेच दिए, माल को परचेज कर दिए, तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो अगला बंदा देखेगा उसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप उसी में खिचड़ी पका दिए हैं, जो है खिचड़ी पका दिए हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप किसी को सैलरी पे करते हैं
तो सैलरी, अब बहुत सारे एम्प्लॉय हैं आपके पास, तो जो भी सैलरी आप पे करेंगे उन सब सैलरी को सैलरी अकाउंट बना के आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वही कह रहा है कि पर्टिकुलर हेड में उस चीज़ों को ले जाना। अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकाउंट में आप दिखा दीजिए। कैरेज पे करें, आप कैरेज के अकाउंट में दिखा दीजिए। अलग एक सेपरेट अकाउंट आप बनाइए, सेपरेट एक जगह उन लोगों को दीजिए, पर्टिकुलर हेड दीजिए, ताकि वहाँ पे जो सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। अब ढूंढना है कि इस बंदे को, मिस्टर ए को आपने पैसा कितना दिया, तो फिर अब आप फिर उसमें एक एक लाइन को देखेंगे कि अब हम मिस्टर ए को अब हम कहाँ पे पैसा दिए हैं, जो वो एक पेज में आप रिकॉर्ड कर रहे थे। बट जब आप एक पर्टिकुलर हेड में दे देंगे उसे, तो जब मिस्टर बी, बहुत सारे जहाँ पे आप पेमेंट करे रहेंगे उस वाले हेड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा कि हाँ मिस्टर बी को हमने इतना पे किया था। तो अकाउंट का जनरली मीनिंग ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर हेड दे देते हैं उसे, जो कि आपकी ट्रांजेक्शन्स को आसान कर देता है, आपको समझने में आसान कर देता है। अब यहाँ पे हम आते हैं परचेस पे। परचेस तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि कोई भी माल हमको बेचा, हमने माल खरीदा आपसे, तो उसे हम परचेस बोलते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू ए या बी, किसी से भी आप परचेस करें तो उसे हम परचेस बोलते हैं। अब जनरली सेल भी परचेस, उसे हम बोलते हैं। अब परचेस रिटर्न, अब जहाँ परचेस होगा तो वहाँ परचेस रिटर्न भी होगा। अब जैसे कि हमने आपसे माल खरीदा 1 लाख का, उसमें हमें माल 70,000 का अच्छा नहीं लगा तो हमने आपको रिटर्न कर दिया, तो वो हो गया परचेस रिटर्न। इसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने परचेस किया तो हमारे पास माल आया, अब हमने रिटर्न किया तो हमारे पास से माल जा रहा है, तो वो रिटर्न आउटवर्ड माल जा रहा है। ऐसे ही सेल होगा, जैसे परचेस हुआ वैसे सेल होगा। सेल, हमने आपको माल बेचा, ये पेन आपको बेचा, तो वो हो गया सेल। अब सेल्स हो गया। अब यहाँ पे जब सेल्स होगा, सेल्स रिटर्न भी होगा जब कुछ माल खराब होंगे, तो यहाँ पे होगा सेल्स रिटर्न। अब सेल रिटर्न को क्या बोलेंगे? जब माल हमने परचेस किया था उसे जब वापस किया तो रिटर्न आउटवर्ड हुआ। अब जब हमने माल सेल किया आपको, फिर जब वो माल हमारे पास आएगा वापस, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। उसे हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, मतलब मेरे पास वापस आ रहा है, इन हो रहा है हमारे अंदर, फिर से रिटर्न इनवर्ड हमारे गोडाउन में। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है कॉस्ट। कॉस्ट हम किसे बोलते हैं? इस पेन को बनाने में जो भी हमारे सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, उससे जो हम इंक्लूड करके एक प्रॉफिट का कॉस्ट हम उसे बोलते हैं जनरली, जो एक पेन बनाने में सारे खर्चे आते हैं प्रॉफिट को छोड़ करके। कॉस्ट हम उसे बोलते हैं मेकिंग अ प्रोडक्ट being a finished goods, जब तक वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाए तो उसे हम उस तक के जब हम पैसे लगाएंगे तो उसे हम कॉस्ट बोलेंगे कि हमारे पेन बनाने में कॉस्ट इतनी आई हुई है। अब वाउचर हम किसे बोलते हैं जनरली? वाउचर हम बोलते हैं एविडेंस, गवाह, सबूत, वो उसे हम वाउचर बोलते हैं
जनरली जैसे कि आप कोई भी बिजनेस में या कोई भी दुकान में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं, कोई महंगा सामान, तो वो आपको बिल काट के देता है, तो वो जनरली वाउचर ही समझ लीजिए, एक एविडेंस है आपके पास कि हमने यहाँ से माल परचेज किया। अब यहाँ पे आता है बैड डेट्स, आपके अकाउंट का सबसे प्यारा अकाउंटिंग टर्म्स जो कि है बैड डेट्स। इसके ऊपर से हम बहुत ही सारी बातें करेंगे, एक अलग वीडियो में हम आपको सारी कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ये बहुत ही वास्ट है, बैड डेट बहुत ही बड़ा है, ये आपको हर जगह पर मिलेगा। आप 11th में पढ़ रहे हैं, सारा 11th आपको बैड डेट्स करना पड़ेगा। आप 12th पढ़ रहे हैं, आपको 12th में भी सारा बैड डेट्स करना पड़ेगा। आप CA, CS, CMA या कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बैड डेट्स करना पड़ेगा। बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हर जगह है। आप कॉलेज में कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BCom ऑनर्स कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बैड डेट्स मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा अकाउंटिंग टर्म्स है जो कि आपको हर जगह मिलेगा, तो इस बैड डेट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बैड डेट्स का। बैड डेट जैसे कि मिस्टर ए हैं, वो यहाँ पे माल बेचते हैं, माल उन्होंने सेल किया मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए ने माल सेल किया इन्हें 1 लाख रुपए का। अब जो मिस्टर बी ने इनको माल सेल किया उधार पे, जब ये उधार पे माल सेल करेंगे, तो मिस्टर बी मिस्टर ए के क्या बन जाएंगे? डेटर। मिस्टर बी मिस्टर ए के बन जाएंगे डेटर। तो जब ये डेटर बन जाएंगे, अब मान लीजिए मिस्टर ए ने इनको टाइम दिया था 1 महीने का, अब मिस्टर बी डेटर बन चुके हैं, मतलब मिस्टर ए को पैसा इनको देना है। बट 1 महीने बाद मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट किया सिर्फ 70,000 का। अब जो 30,000 है ये ख़त्म हो गया। मिस्टर बी ने इनको सिर्फ 70,000 दिया, उसके बाद कहा अब मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया। तो मिस्टर ए क्या करेंगे? बहुत सारी लीगल जो प्रोसीजर होंगे वो करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और केस करेंगे इनके ऊपर। लेकिन जब मिस्टर बी के पास पैसा है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? तो मिस्टर बी को फ़िलहाल बहुत कुछ करने के बाद इन्हें ये पैसा 30,000 रुपये जो है, मिस्टर ए का जो 30,000 रुपये है जो मिस्टर बी से लेना था, वो जनरली डूब ही जाएगा, क्योंकि उसे डूबा हुआ समझिए। बहुत सारी चीज़ें जब आप करेंगे, उसके पास घर भी बिक गया उसका, वो मतलब एकदम बर्बाद हो चुका है, वो रोड पे आ चुका है, तो वो 30,000 रुपये देगा कहाँ से? तो जब वो एकदम बर्बाद हो जाएगा तो मिस्टर बी को फ़िलहाल वो भूल नहीं होगा, तो 30,000 जो उनका बनेगा वो होगा बैड डेट्स। बैड डेट्स को हम बोलते हैं बुरा देनदार। बुरा देनदार, हमें पैसा लेना था बट वो हमारा पैसा दिया नहीं, तो वो खराब देनदार हो गया, मतलब अच्छा देनदार नहीं है, वो हमारा पैसा वापस नहीं किया, वो बुरा देनदार हमारा बन गया। अब जब वो बुरा देनदार बन गया तो यहाँ पे हम उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बैड डेट्स। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए, जब हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो इसके बैड डेट्स के बारे में हर एक चीज़ फुल डिस्कशन करेंगे कि आगे क्या क्या बिजनेस में होता है, प्रोसीजर क्या बैड डेट का परसेंटेज होता है। बैड डेट अब आप जान लिए हैं। अब यहाँ पे हम अपने अगले टर्म के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला टर्म है वो है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जनरली होता है असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट और लायबिलिटीज को शो करते हैं, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट हमारा वो होता है जहां हम अपने सारे असेट को शो करते हैं, जितने पास हमारे बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और फर्नीचर्स हैं, मशीनरी हैं, जो शो करते हैं वो हमारा असेट साइड होता है बैलेंस शीट में।
और लायबिलिटी साइड हमारे सारे लोन और जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, वो सब हमारे लायबिलिटीज़ में आते हैं। ये जनरली बैलेंस शीट हमारे बिजनेस का शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि हमारे बिजनेस में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैश कितना है, मशीनरी क्या क्या है, फर्नीचर क्या क्या है, क्या वैल्यू है हमारे बिजनेस की। ये फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट हमारे बिजनेस का शो करता है। अब हमारा जो यहाँ पे आता है बुक वैल्यू, अगला टर्म जो हमारा है वो है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू हम किसे कहते हैं? बुक वैल्यू जनरली आप समझिए कि 1 साल पहले हमने मशीनरी खरीदी थी जो कि थी वो 1 लाख रुपए की। जो हमने 1 साल पहले मशीनरी खरीदी थी वो थी 1 लाख रुपए। आज 1 साल बाद उसका दाम बढ़ के हो गया 3 लाख रुपए। अब जनरली ये जो 1 लाख से 3 लाख रुपए हुआ, तो ये क्या हुआ, उस मशीन का प्राइस इंक्रीज हुआ, लेकिन हम बुक वैल्यू पे हमेशा जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं वो बुक वैल्यू पे होता है। अब जो हम बुक वैल्यू मुझसे कहते हैं जहाँ पर हमने मशीन खरीदी थी, जो उसकी वैल्यू थी इन हिस्टोरिकल वैल्यू थी, जब हम इसे खरीदे थे तब का जो कॉस्ट मतलब वैल्यू था वो था 1 लाख रुपए, तो इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट हम किसे कहते हैं? जैसे कि बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, और बाकी बैंक में पासबुक होता है। यहाँ पे हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं अपने बिजनेस में, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, पासबुक बैंक प्रिपेयर करता है, और हम जनरल लेजर प्रिपेयर करते हैं। जनरल लेजर हम प्रिपेयर करते हैं। ये सारे जो बुक होते हैं अकाउंट्स, हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। इसमें हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की डेली टू डेली बेसिस पे वो हम रिकॉर्ड करते हैं। बस ये जो पासबुक है ये हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये रिकॉर्ड करता है बैंक। और बाकी ये जो सारे लेजर्स हैं, ये सारे जो बुक्स हैं, ये हम ही बिजनेसमैन बनाते हैं। अब हमारा जो अगला टर्म आता है वो आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को आप लिख लीजिए डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जनरली ये तो आप जानते ही हैं कि डेप्रिसिएशन जो वैल्यू की असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर दे, घटा दे, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जनरली होता है नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश। ये गलती आप कभी मत करिएगा, डेप्रिसिएशन को कभी कैश आइटम में मत दिखाइएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा होगा नॉन कैश आइटम। ये हमारा बिजनेस का जो भी असेट होता है, फिक्स्ड असेट होता है, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है डिक्रीज कर देती है। अब जैसे आप कार चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कार ले लिए, कार को आप चला रहे हैं, कार चलते 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 एक समय आता है जो कि सर्विस कराना होता है, या उसका टायर घिस जाता है, या ब्रेक सोल जो होता है वो ख़राब हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो डेंटिंग पेंटिंग उसका ख़राब हो जाता है, चलते चलते बहुत सारी उसमें दिक्कतें आ भी जाती हैं चलते चलते। तो ये जो सारी दिक्कतें आती हैं ये हमारे असेट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देती हैं। 5 लाख की कार थी, अब वो हो गई 3 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की। तो असेट की वैल्यू को तो डिक्रीज इसने कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, ये कैश में नहीं होता। इसे हम जनरली शो करते हैं ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टर्म आता है एंट्री। एंट्री
वही जनरली जो हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, ऑल द ट्रांजेक्शन। हम जनरल लेजर में सारी ट्रांजेक्शन को एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम एंट्री बोलते हैं। अभी एंट्री आपको करना हम सिखाएंगे फुल डिटेल में, अच्छी तरीके से हम आपको एंट्री करना सिखाएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं उससे हम एंट्री बोलते हैं। अब इंसॉल्वेंट किसे बोलते हैं? इंसॉल्वेंट किसे बोलते हैं? इंसॉल्वेंट को हम जनरली बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया हो जाना। अब जैसे कि एक बंदा बिजनेस कर रहा है और वो बहुत सारे बैंकों से लोन लिया है, बहुत सारे लोगों से लोन लिया है, अब वो हो गया इंसॉल्वेंट, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, वो एकदम से बर्बाद हो गया। अब वो कहीं का भी पेमेंट नहीं कर सकता, वो खुद के खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बिजनेस में जो भी लोन लिए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो भी लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, उसका पेमेंट कहाँ से करेगा? तो इंसॉल्वेंट जब बंदा हो जाता है तो वो एकदम बर्बाद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है कि आपके पास कुछ ना बचे, आप एकदम रोड पे आ जाएं, आपके पास खाने तक के पैसे ना हो, उसे हम इंसॉल्वेंट पेमेंट बंदा कहेंगे, जो कि वो अब किसी का पेमेंट करने के काबिल नहीं है। तो इस तरीके में जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा, जितना भी उसके प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है उतना रिकवर होगा, और जो भी वहाँ पे सिक्योर्ड लोन होंगे उन सब का पहले पेमेंट किया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट किया जाएगा। तो इंसॉल्वेंट जनरली दिवालिया को बोलते हैं, जो कि उसका एकदम सब कुछ खत्म हो जाए। अब जब इंसॉल्वेंट, जब बर्बाद लोग को बोलते हैं, तो सॉल्वेंट हम उसे बोलते हैं जो कि हाँ पेमेंट करने के काबिल है, लोन चुकाने के काबिल है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। साथ ही साथ इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म आता है वो आता है आपका ट्रेडिंग। जो आपका आता है वो बनता है जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा आता है आपका बैलेंस शीट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? जब इन सारी चीज़ों को हम प्रिपेयर करते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। इससे देखिए, अब जनरली आप समझिए कि जब हम बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे जनरल लेजर में, तो जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे। तो जब हम जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे एक एक ट्रांजैक्शन की, एक एक हेड को, जैसे कि सैलरी की हेड अलग कर लेंगे और वेजेस की हेड अलग कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की हेड अलग कर लेंगे। जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे जनरल लेजर में, हम उसका एंट्री पास कर लेंगे, तो हम फिर बनाएंगे उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड जाना होगा उसे हम डेबिट साइड में कर लेंगे, जो क्रेडिट साइड जाना होगा उसे हम क्रेडिट साइड कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लाते हैं वो खर्चे जो हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में। जैसे कि हमने अपने बिजनेस में लगाया, मटेरियल लगाया, स्टॉक लगाया, उसे हम बोलेंगे पहला ओपनिंग स्टॉक, फिर डेबिट साइड में हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर डेबिट साइड में लिखेंगे परचेज, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, फिर बाएं साइड में लिखेंगे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सारे खर्चे जो भी आएंगे।
डायरेक्ट खर्चे जो भी आएंगे हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अगर क्रेडिट साइड का बड़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा डेबिट में, अगर डेबिट साइड का बड़ा है तो वहाँ पे लॉस आएगा क्रेडिट में। ये हम आपको डिटेल में आपको सिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इनडायरेक्ट खर्चे को रिकॉर्ड करना होगा वहाँ पे। बैलेंस शीट जो असेट और लायबिलिटीज़ को शो करे, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताए, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताए, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि समझ में नहीं आया। फिर मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।